कैसे हैं दोस्तों। आपने मेरी पहली एक वीडियो देखी होगी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हवाले से। आज मैं इसको दोबारा करने लगा हूं। अभी आप सोचेंगे इसको दोबारा क्यों कर रहे हैं। तो जो ओल्ड और न्यू वर्जन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का, उसकी जो कॉग्निटिव डोमेन का न्यू वर्जन और ओल्ड वर्जन, इसका कंपैरिजन करेंगे। क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स में लोगों ने पूछा था कि जो न्यू वर्जन है उसमें क्या डिफरेंस है। तो आपने पहली मेरी वीडियो बहुत पसंद की, उम्मीद है ये वीडियो भी आप बड़ी पसंद करेंगे। अच्छा, हम इब्तिदा करते हैं कि ये जो टैक्सोनॉमीज़ हैं इनका फ़ायदा क्या है, ये किस लिए हमें पढ़ाई गई और किस लिए एजुकेशन के अंदर इनका यूज़ किधर है। तो इनको इस्तेमाल किया जाता है, पॉलिसी मेकर्स इसको करते हैं। बुनियादी तौर पर ये ऑब्जेक्टिव्स में यूज़ होती हैं, लेकिन इसका जो इस्तेमाल है फिर करिकुलम डिज़ाइनर के लिए लाजमी होता है और पॉलिसी मेकर के लिए लाजमी होता है। अनफॉर्चुनेटली इनमें से शायद ही कुछ लोग होंगे जिनको पता होगा कि ये टैक्सोनॉमीज़ जो है उनका क्या इम्पैक्ट है हमारी एजुकेशन के ऊपर। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी ना लगे तो आप बाद में अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी सब्सक्राइब करना आप भूल गए, बाद में मेरी अच्छी वीडियोस मिस कर सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, असल में टैक्सोनॉमी दर्जा बंदी को कहते हैं। इसकी 3 मेन कैटेगरीज को हमने डिस्कस किया था। हमने जो 3 कैटेगरीज पढ़ी हैं, उन 3 कैटेगरीज में कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन, ट्रिपल एच के नाम से भी जाना जाता है। यानी कॉग्निटिव डोमेन, हेड कॉग्निशन, उसके बाद अफेक्टिव डोमेन हार्ट, दूसरा एच, और तीसरा हैंड्स, हाथ, हमारा काम, साइकोमोटर डोमेन। तो अभी होपफुली आपको ये ट्रिपल एच का फार्मूला समझ लग गया होगा। अच्छा, ये इनकी तरतीब क्या है। तो पहले कॉग्निटिव डोमेन आई 1956 में, उसके बाद जो आगे आई वो अफेक्टिव डोमेन थी 1964 में, और इसके बाद 1972 में। यानी हर किसी के अंदर, याद रखने के लिए बड़ा आसान फार्मूला आपको बता रहा हूं, 8 साल के बाद एक जो डोमेन है उसके ऊपर काम किया गया। कॉग्निटिव डोमेन 1956, 1964 में अफेक्टिव डोमेन और 1972 में साइकोमोटर डोमेन। होपफुली ये याद करना अब आपके लिए बहुत आसान फार्मूला मैंने बता दिया। अच्छा, अब इनको क्रिएट किसने किया, ये थ्योरी प्रेजेंट किसने की। एक तो इसमें कन्फ्यूजन बड़े लोगों को रहती है कि जो बेंजामिन ब्लूम्स है ना, उसने कॉग्निटिव डोमेन दी। हालांकि इसके बहुत सारे स्टूडेंट्स और इसके फेलोज वो भी साथ थे, लेकिन मेन जो कॉग्निटिव डोमेन पे काम है वो बेंजामिन ब्लूम्स का है। इसके बाद जो अफेक्टिव डोमेन है, जिसको 1964 में पेश किया गया, उसको क्रेथहोल ने दिया, और सिम्पसन ने साइकोमोटर डोमेन के ऊपर काम किया। यानी ये मेन वर्कर थे या मेन थियरिस्ट थे। इनके साथ टीम थी, 2-3 लोग और भी थे। इसमें मैं एक और चीज़ जो है ना वो ऐड करना चाहूँगा कि ये जो तीनों डोमेन्स हैं इनके मुख्तलिफ वर्जन हैं। कभी मैंने नाम लिया क्रेथहोल का, कभी आपको कोई और थियरिस्ट भी मिल सकता है, लेकिन मेन जो है वो क्रेथहोल ने दी अफेक्टिव डोमेन। और साइकोमोटर डोमेन है उसको सिम्पसन ने दिया। इसके अलावा मैसिया के बारे में भी कहते हैं, उसने भी दिया। तो ये थोड़ा सा इसके फाउंडर्स को समझने की ज़रूरत है कि किसी ने इसकी 5 स्टेजेस बनाई, किसी ने 6 बना दी। लेकिन कॉग्निटिव डोमेन इसके 2 वर्जन आए, और दोनों वर्जन जो है वो एक दूसरे से बहुत हद तक मिलते जुलते हैं। मुझसे जो बार बार क्वेश्चन ये किया गया कि इसको कंपेयर करके बताएं कि जी जो ओल्ड वर्जन था और न्यू वर्जन जो 2001 में आया उसके अंदर डिफरेंस क्या है। तो इसलिए जो मेन मोटिव था ये वीडियो बनाने का वो ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कस करना और इन दोनों का कंपैरिजन करना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। जिसकी पहली लेडर हम जानते हैं कि उसमें नॉलेज है, यानी नॉलेज, फैक्ट्स, चंक्स और इंफॉर्मेशन। इसके बाद जो अगली लेडर है वो है इसकी कंप्रीहेंशन या अंडरस्टैंडिंग है।
इसके अंदर आदमी अंडरस्टैंड करता है, जो फैक्ट्स हैं उसके बारे में पता भी होता है कि ये हैं क्या। आगे मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाऊंगा जो पहले वीडियो में मैंने दी हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है इसका कॉग्निटिव डोमेन का, जो 1956 वाली अभी हम पढ़ रहे हैं, जो नेक्स्ट लेवल है वो है एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन में आप कोई नई सिचुएशन के अंदर चीज़ को अप्लाई करते हैं। उसके बाद है एनालिसिस का, आप चीज़ों के हिस्से बखरे कर सकते हैं, उनको टुकड़े टुकड़े, उनको अज्जा के अंदर एनालाइज कर सकते हैं। जैसे टीवी शोज़ में आपने देखा होगा, एनालिसिस करते हैं, मुख्तलिफ फैक्ट्स जो है ना वो उनको तलाश करते हैं और उनसे कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसको एनालिसिस आमतौर पर हम कहते हैं। उसके बाद जो अगला है, उसके बाद जो अगली सीढ़ी है वो है सिंथेसिस। अब सिंथेसिस में क्या है? एनालिसिस का मतलब था टुकड़े टुकड़े कर देना, अब सिंथेसाइज करना, किसी चीज़ को जोड़ देना। अब जब मुख्तलिफ फैक्ट्स को आपस में जोड़ेंगे तो एक नई चीज़ उसमें से क्रिएट हो जाएगी। अब मैं वर्ड के ऊपर जोर दे रहा हूं, क्रिएट, यानी ये क्रिएटिविटी है असल में। तो जो सिंथेसिस है बुनियादी तौर पर ये क्रिएटिविटी है, इसको आपने याद रखना है, क्योंकि जो अगली वो 2001 की क्लासिफिकेशन है कॉग्निटिव डोमेन की, वो आपको ज़्यादा आसानी से समझ लगेगी। तो जो सिंथेसिस है, मैं इसको क्रिएटिविटी कह रहा हूँ कि मुख्तलिफ चीज़ों को आपने जोड़ा और आपने एक नई चीज़ बना ली। काफ़िया, रदीफ़, छोटे अल्फाज, इन चीज़ों को जब आपने जोड़ा तो आप एक नज़म या एक शेर लिखने के काबिल हो गए, मतलब कोई चीज़ आपने क्रिएट कर ली। इससे जो अगला लैडर है, हाईएस्ट लैडर है 1956 का, वो है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब ही वैल्यू जजमेंट देना, सारी चीज़ों को देखभाल के उसके बाद आप एक क्रिटिक की निगाह से देखते हैं, उसको जो है आप वैल्यू जजमेंट देते हैं, उसको जो है आप वो हर हवाले से जानते हैं और उसके ऊपर आप अपना फाइनल वर्डिक्ट दे देते हैं। तो ये थी 1956 वाली। अब 2001 पे आए तो इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस क्या है? 1956 में नाउन का यूज़ किया गया है, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ये सारे नाउन्स हैं। जबकि 2001 में उन नाउन्स को वर्ब्स में चेंज कर दिया कि भाई आपने ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, असेसमेंट बनानी है, तो आप वहां पर वर्ब्स का यूज़ करेंगे ना। तो 2001 में इसको आसान बनाया गया और उसको वर्ब्स में यूज़ कर लिया गया। अब जहां हमने नॉलेज पढ़ा था 2001 में, बिल्कुल उसी प्लेस के ऊपर आप देखेंगे कि वो है रिमेंबरिंग, यानी इसका ताल्लुक सिर्फ मेमोरी के साथ है। उसके बाद अगली जो लेडर है वो है अंडरस्टैंडिंग का, यानी कोई चीज़ आप समझ सकते हैं। मिसाल मैं बाद में दूंगा, अभी आप सिर्फ इसको सुन लें, इसकी लेडर्स को समझने की कोशिश करें। अंडरस्टैंडिंग हो गया, समझदारी से कोई बंदा काम कर रहा है। उसके बाद जो अगला लेवल है वो है अप्लाइंग। अगला लेवल अप्लाइंग है, यानी आपने जो नॉलेज एक्वायर किया उसको समझा और किसी नई सिचुएशन के अंदर अप्लाई कर दिया, ये अप्लाइंग है। अब आईएनजी का इजाफा अब सिर्फ आप करते जाएंगे इसमें। अप्लाइंग के बाद जो है वो है एनालाइजिंग, ठीक है, यानी एनालिसिस था उधर, तो यहाँ एनालाइजिंग है, किसी चीज़ को एनालाइज करना, उसके वही छोटे छोटे हिस्से करना, उसको अज्जा के अंदर तकसीम कर लेना, उसको पार्ट्स में तकसीम करके देखना कि जी ये असल है क्या, इसके जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं। अच्छा जी, ये एनालाइजिंग आ गया। और इससे जो अगली लेडर है वो इवैल्यूएशन की है, 2001 वाली मैं बात कर रहा हूँ। एनालाइजिंग के बाद इवैल्यूएटिंग है, यानी अब आपने पहले तो था वो छठे नंबर पे, अब इसको नीचे कर दिया कि जो आप इवैल्यूएट करते हैं किसी चीज़ को, आप उसको वैल्यू, उसकी वर्थ, उसको जज करते हैं, तो ये इवैल्यूएशन, ये उस लेवल पे है। इसका जो लेवल है 2001 में थोड़ा सा नीचे कर दिया गया, और जो क्रिएटिविटी है उसको छठे नंबर पे ले गए और हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग क्रिएटिविटी को उन्होंने तस्वर किया 2001 वाले वर्जन के अंदर। अब हम देखते हैं इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन करके
मैं अपनी एक तरफ जो है ना वो 2001 की और दूसरी तरफ 1956 की जो कॉग्निटिव डोमेन है उसको मैं रखूँगा और इसको एनालाइज करूँगा। मेरा जो वीडियो बनाने का मेन मकसद होता है ना वो आपकी इंसाइट डेवलप करना है, आपकी एजुकेशनल इंसाइट कि आपकी जो एक चीज़ है वो दूसरी चीज़ के अंदर आपको फ़ायदा दे। आपको सिर्फ थेरेटिकल और जो मैं कंटेंट पढ़ाने के लिए नहीं आया, ये वेरी सिंपल। तो अब बढ़ते हैं इन दोनों के कंपैरिजन में। कंपैरिजन से पहले एक मिसाल के ज़रिए, बिल्कुल मुख्तसर सी मिसाल, उसके ज़रिए हम समझ लेते हैं कि जी सबसे पहले जो रिमेंबरिंग था, अब 2001 में मैं आ रहा हूँ, जो रिमेंबरिंग था उधर नॉलेज था। अब रिमेंबरिंग को देखें। रिमेंबरिंग था कोई फैक्ट्स हैं, कोई चीज़ है, मतलब आपने बच्चे को 2 और 2 4 जो लिखना उसको सिखाए, तो वो आपने जब उसको सामने रखे 2 + 2 तो उसने 4 लिख डाले, उसने उसको रिमेंबर किया हुआ था, रिप्रोड्यूस कर दिया बस। उसके बाद अगला जो दर्जा है 2001 वाली टेक्सोनॉमी में वो आ गया हमारा अंडरस्टैंडिंग का। अब उनको 2 + 2 का उसको मतलब भी पता है, वो समझता है कि ये कोई 2 पेंसिलें हैं या 2 चीज़ें हैं जिनको आपस में जमा किया जाए और ये 4 बन जाती हैं, तो उसको समझ है। उसके बाद जो अगला दर्जा आया वो आया एप्लीकेशन का। उधर एप्लीकेशन, इधर अप्लाइंग, ING लगाना नहीं भूलना 2001 में, यहाँ अप्लाइंग। अब वो कहीं पर जाता है बाहर दुकानदार के पास, वो 2-2 रुपए की 2 चीज़ें लेता है और उसको 4 रुपए दे देता है, तो उसने वहाँ पर ये अप्लाई कर लिया। इसके बाद आगे चलते हैं जनाब। वही जो बच्चा जिसकी हम मिसाल दे रहे हैं वो ये देखता है कि ये जो 2-2 हैं ये असल में 1 और 1 + 1 और +1, वो उसका एनालिसिस इसके हिस्से कर लेता है। 2 को 1-1 और फिर 2 को 1-1, टोटल 4 कर देता है। तो उसको अब पता चल गया कि ये असल में ये भी हो सकता है, उसको मज़ीद भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, आधा आधा आधा, और इस तरह से जो 8.5 होंगे तो वो भी 4 के बराबर बन जाएंगे। तो अब उसको एनालाइजिंग आ गया 2001 में। एनालाइजिंग के बाद है इवैल्यूएशन, किसी को क्रिटिकली चेक करना। यानी ये जो मिसाल थी 2 और 2 ये 4 होते हैं, अब क्रिटिकली उसको दे ये है क्या, ठीक है जी। उनके ऊपर जो है वो इवैल्यूएट, वैल्यू जजमेंट जो है ना वो अगर देने जोगा है, उसको ये सारी निचली लैडर्स क्रॉस करके एनालाइज करता है, उनको जोड़ के फिर उसके ऊपर अपने कोई कमेंट्स देता है, अपने जो है ना वो कोई रिमार्क्स देता है, वैल्यू जजमेंट देता है, तो हम इस चीज़ को इवैल्यूएटिंग कहेंगे। और जो हाईएस्ट लेवल है 2001 वाला वो है क्रिएटिविटी, क्रिएशन, किसी चीज़ को नए तरीके से बना लेना। इधर हमने पढ़ा था 1956 में जो इवैल्यूएशन था वो हाईएस्ट था और एनालाइजिंग उसके नीचे खड़ा था। अब एनालाइजिंग को मैंने बताया कि ये क्रिएटिविटी, मैंने आपको कहा था ये 5 लाइन है, इसको याद रखिएगा। अब एनालाइजिंग ऊपर चला गया, उसको नाम दे दिया क्रिएटिंग का, और ये जो सबसे सुपीरियर फॉर्म ऑफ नॉलेज है वो है क्रिएशन, किसी चीज़ को नए तरीके से बना के दे देना और उसको क्रिएट कर देना, ठीक है जी। अब बच्चे को हम कहते हैं कि जी इससे आप कोई एक नया क्वेश्चन जो है ना वो बना के दें, तो वो एक नया क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है और इस किस्म के और भी सम्स जो है ना वो क्रिएट करने जोगा होता है। ये मतलब छोटे लेवल पे आपको लोगों को समझाने के लिए। जैसे जैसे बड़े लेवल पे जाते जाएंगे तो वो जो चीज़ें, यहाँ पर मैं क्रिएशन की बात कर रहा हूँ, इसको समझने की ज़रूरत है, बड़ा बारीक नुक्ता मैं बता रहा हूँ। छोटे बच्चे के लिए ये क्रिएटिंग हो गया, लेकिन वही जो एल्डर होगा उसके लिए हो सकता है वो नॉलेज हो। मैंने आपको कहा था कि इंसाइट डेवलप करनी है हमने, तो हो सकता है कि वो उसके बेसिक नॉलेज के सबसे निचले दर्जे वाली जो लेवल है बड़े के लिए वो हो। तो ये लेवल टू लेवल इसकी जो इंटेंसिटी है नॉलेज की या लर्निंग की वो चेंज होती रहती है। अब आखिर में हम ये देखते हैं
कि इसके अंदर कोई जो आप एग्ज़ाम देते हैं, मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स के लिए आप जाते हैं, प्रिंसिपल की सीट है, हेडमास्टर की सीट है, इसके अलावा टीचर्स की सीटें हैं, वहाँ पर एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पर किस किस्म के क्वेश्चन आपसे, जो आखिरी हमारा सेशन है वीडियो का, वो हम देखेंगे किस किस्म के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो आप इनसाइट जब आपने डेवलप कर ली तो किसी किस्म का भी क्वेश्चन आपको आ जाता है तो आप आसानी से कर लेंगे। इसमें मैंने कहा कि ये ऑब्जेक्टिव्स में, असेसमेंट के अंदर, पॉलिसी मेकर, करिकुलम के अंदर करिकुलम डिज़ाइनर इसको इस्तेमाल करते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स बनाते हुए कौन कौन से वर्ब्स यूज़ करने हैं कि हम बच्चों से पूछ पाएँ कि उन्होंने अभी नॉलेज के बारे में, यानी सबसे निचले दर्जे के रिमेंबरिंग के हवाले से, तो वो वर्ब्स जो चंद एक मैं आपको बताता हूँ उसकी लिस्ट, वो यहाँ पर आपको नज़र भी आ जाएगी। तो वो जो रिमेंबरिंग है उसमें जो वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं वो हैं डिफ़ाइन, आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब, फाइंड एंड लेबल। फिर उसके बाद जो आती है कंप्रीहेंशन, या जिसको हमने अंडरस्टैंडिंग कहा, उसमें आप इंटरप्रेट, समराइज, कंपेयर, ट्रांसलेट वगैरह के वर्ब्स इस्तेमाल करेंगे। या इस किस्म के वर्ब्स आए हुए हैं तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि ये वर्ब्स जो है कौन सी जो लेडर है, ये नॉलेज से रिलेट करते हैं, ये कंप्रीहेंशन से रिलेट करते हैं, एनालाइजिंग से हैं, तो इस किस्म के वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो जब अंडरस्टैंडिंग की बारी आएगी तो हमने ये वर्ब्स इस्तेमाल करने हैं। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन। अप्लाई है, रोल प्ले कोई बच्चा कर रहा है तो ये अप्लाई हो जाएगा, उसने नई सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल किया। ये ज़्यादातर सिचुएशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं बहरहाल, लेकिन वर्ड हो सकते हैं जैसे रिलेट है, चेंज है, यूज़ है। जो आपने पढ़ाया, बच्चे को कहा जी आके इस सिचुएशन में आप इसको अप्लाई करो, इसको आगे पढ़ा दो यार, टीच, ठीक है जी। तो ये इस किस्म के आप। उसके बाद एनालाइजिंग है, तो एनालाइजिंग के अंदर होता है मुख्तलिफ जो हिस्से हैं उनको आप निकालें और उनको कंपेयर करें, तो कंपेयर का वर्ड लग सकता है। ब्रेक डाउन है, मेक इट इनटू पीसेज है, ठीक है जी। और कैटेगराइज है, तो इस किस्म के वर्ब्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएटिंग, ठीक है। तो जो इवैल्यूएटिंग है 2001 की टेक्सोनॉमी के मुताबिक जो इवैल्यूएटिंग है उसमें आप वैल्यू का वर्ब इस्तेमाल करेंगे, आप गेज का और अप्रेज का, इस किस्म के वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे इवैल्यूएटिंग के लिए। उसके बाद जो आखिरी है वो है क्रिएटिविटी का। कोई आप एक नई चीज़ बनाते हैं, थ्योरी वगैरह डेवलप करते हैं, ये क्रिएटिविटी होती है। तो क्रिएट, प्रेजेंट कंप्लीट ड्रामा, एक नया जो है ना उसके अंदर आप उसको थोड़ा सा थीम दें, वो सारा उसको करके दिखाएं, क्रिएटिविटी उसके अंदर हो, ठीक है जी। और उसके बाद है जी डेवलप है और क्रिएटिव राइटिंग है, ठीक है। तो क्रिएट आ पोएम है। तो इस किस्म के जो वर्ब्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं क्रिएटिंग के लिए। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर पहले मेरे कहने पे आप सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया।